हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन इको एजुकेशन। मैं नदीम खान और आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पे। इस टॉपिक पे हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखा है और इस टॉपिक का ये हमारा 3rd वीडियो लेक्चर है। और अगर अभी तक आपने वो दोनों वीडियो कवर नहीं किया है, नहीं देखा है, तो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं और उसके बाद इस टॉपिक को देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ ही हम कहना चाहते हैं कि अगर आप मेरे बताए हुए इस ट्रिक के थ्रू, बहुत इजी ट्रिक के थ्रू ये सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको ये सिर्फ क्लास 10th बोर्ड एग्जाम ही नहीं, इन द सेंस फ्यूचर में कोई भी कंपटीशन एग्जाम देना चाहे तो ये सारे टॉपिक वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं उसी एस्पेक्ट से आपको नोट्स अवेलेबल कराता हूं जिससे आप बहुत ही इजी वे में लाइफ टाइम या आपके कंटेस्ट में रहे और टच में रहे और आप इसका यूज अपने अभी एग्जाम बोर्ड एग्जाम में तो कर ही ले, इसके साथ ही फ्यूचर में जो भी अगर आप कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, रेलवे, एसएससी है, बैंक है, इस तरह के कोई भी कंपटीशन एग्जाम में अगर बैठना चाहते हैं, चूंकि आपको पता है कि ये सारे एनसीईआरटी जो आप पढ़ रहे हैं ये हर एक कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको भी पढ़ने का अपना एक तरीका है। उसके जो मेन टॉपिक्स हैं वो हम आपको एज ए नोट्स के रूप में अवेलेबल करा रहे हैं। आप बस हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहे और फोकस बस कुछ मिनट के लिए अपना कंसंट्रेशन हमारे पे, इट मींस हमारे वीडियो पे रखे, हमारे टॉपिक्स पे रखे, तो आपका जो एनालिसिस पावर होगा, इट मींस जो नॉलेज होगी वो आप खुद फील करेंगे कि आपके नॉलेज में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है या आपने कितना गेन किया है। ठीक है, जो आपको गेन करने में शायद बहुत ज्यादा समय लग जाता, जो आपने बहुत ही कम समय में अपना सिर्फ फोकस करने से आपने सीख लिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और डिस्कस करते हैं अपने क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के लास्ट टॉपिक है ये हमारा इस चैप्टर का, जिसमें आज की वीडियो में हम समझेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, पब्लिक सेक्टर क्या है एंड प्राइवेट सेक्टर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं अपनी टॉपिक पे। सबसे पहले जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था उस समय हमने बताया था कि हम इंडियन इकोनॉमी को कई बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो क्लासिफाइड किया था वो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, जो एक्टिविटी होती है इकोनॉमी में उसके नेचर के आधार पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, जिसमें हमने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर स्टडी किया। उसके बाद जो डिवीजन होता है वो ऑन द जिस कंडीशन में आप वर्क करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, उसके आधार पे हम 2 पार्ट में सेक्टर को डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड के आधार पे करते हैं, एंड थर्ड जो होता है डिवीजन करते हम वो ऑनरशिप के आधार पे करते हैं, जिसको हम कहते हैं सेक्टर इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप। मतलब आप ऑनरशिप के आधार पे सेक्टर्स को डिवाइड करते हैं, जिसमें 2 सेक्टर्स होते हैं, एक पब्लिक सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर। तो ये चारों टॉपिक पे हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है। आपको नाम से ही बहुत इजी वे में क्लियर होगा कि ऑर्गेनाइज का मतलब जुड़ा होना। ऐसा सेंस है कि जो ऐसी संस्था जो ऑर्गेनाइज्ड हो, अगर वहां पे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे देखिए पहला पॉइंट है, इसमें 2 सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस 2 पॉइंट में आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा बहुत ही इजी वे में। पहला जो टॉपिक है ये है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर दोज इंटरप्राइजेस और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। इट मींस ऑर्गेनाइज सेक्टर वो इंटरप्राइजेस को कवर करता है या उन वर्क ऑफ प्लेस को कवर करता है। किस वर्क ऑफ प्लेस को? प्लेसेस ऑफ वर्क को, जहां जो एम्प्लॉयमेंट रेगुलर बेसिस पे होते हैं। इट मीन जो एम्प्लॉयमेंट रेगुलर बेसिस पे होते हैं उन्हें ही ऑर्गेनाइज सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। एंड देयरफॉर पीपल हैव एश्योर्ड वर्क, और यहां पे पीपल अपने वर्क के लिए एश्योर्ड होते हैं, मतलब कि एकदम कंफर्म्ड होते हैं।
ये नहीं कि आज वर्क किया और कल के लिए फिर सोचना है मुझे। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर मीन्स इन द सेंस कि ऑर्गेनाइज सेक्टर उन इंटरप्राइजेस को कवर करता है या प्लेसेस ऑफ वर्क को कवर करता है जहां पे एम्प्लॉयमेंट रेगुलर बेसिस पे होते हैं, जहां पे आपका एम्प्लॉयमेंट रेगुलर बेसिस पे होता है और इसके साथ ही वहां पे लोग अपने वर्क के, अपने एक्टिविटी के लिए बहुत एश्योर्ड होते हैं, काम रेगुलर होंगे, वर्क एश्योर्ड होंगे, यहां तक कि आपको जो टाइम होगा वर्क का वो भी डिटेल होगा, आपको पता होगा, आपको आपके वर्क के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन होगी, वहां पे आपको एक कंटिन्यूअस लीव भी मिलेगी जो सबको होता है, जैसे कि आपके फेस्टिवल लीव हो गया, ऐसे संडे लीव हो गया, फिर भी आपके पेमेंट बनेंगे। इसके अलावा आपकी हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जाएगी और बहुत तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जाती है, वो आपको सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है। ठीक है, सेकेंड इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो है द फैक्टरीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट एंड पेमेंट ऑफ गारंटी एक्ट एंड शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट एक्सेट्रा। मतलब जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो किसी न किसी एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड होता है, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा वो लीगली होगा, लीगल होगा, इट मींस किसी न किसी कानून के तहत वो रजिस्टर्ड होगा। इसमें से किसी न किसी एक्ट के तहत, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट के तहत या मिनिमम वेज एक्ट, ये सारे कानून उसमें इंप्लीमेंट भी होंगे। जो गवर्नमेंट उन पे लॉ बनाएगी, जो भी गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के, इट मींस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी लॉ होंगे वो वहां पे इंप्लीमेंट होंगे। इट मींस यहाँ पे गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, इस कानून के तहत गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर को कंट्रोल करती है। तो ये रूल रेगुलेशन के तहत चलते, जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा वो किसी न किसी रूल रेगुलेशन के तहत चलते। लेकिन जब हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है आपका, द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट। ये छोटा और फैले हुए, स्कैटर्ड का मतलब फैला हुआ यूनिट होता है, जहां विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, जो बड़े स्तर पे गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होते हैं। सिंपल सा थीम, जो गवर्नमेंट के, देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर पे गवर्नमेंट क्या करती है, रूल बनाकर, रेगुलेशन बनाकर, रूल के थ्रू वो कंट्रोल करती है ऑर्गेनाइज सेक्टर को, और जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में वर्क करती हैं। बट वो प्राइवेट है, प्राइवेट ऑनरशिप में होती है, लेकिन ऑनरशिप में वो हम देखेंगे। लेकिन कहने का ये सेंस है उस पर कोई ना कोई कानून, ये सारे कानून इंप्लीमेंट होते हैं। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये बहुत छोटे लेवल पे होता है और बहुत इधर उधर बिखरा हुआ होता है, और जो मोस्टली क्या होता है ये गवर्नमेंट के आउट ऑफ कंट्रोल भी होता है। जैसे कि आप कह लीजिए जो लैंडलेस फार्मर हैं वो भी इस तरह से काम करते हैं, डेली बेसिस पे काम करते हैं। बहुत सारे लेबर हैं जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, बहुत सारे ठेले वाले हैं वो भी अपने डेली बेसिस पे या अपना ही सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन छोटे लेवल पे कर रहे हैं, स्मॉल लेवल पे है। ऐसे बहुत सारी दुकानें हैं छोटी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से रिलेट करती हैं। तो वहां पे गवर्नमेंट का मैक्सिमम आउट ऑफ कंट्रोल होता है, आउट ऑफ कंट्रोल वर्क करती हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं होता है। अच्छा चलिए, ये आपको टॉपिक क्लियर हुआ। अब सेकेंड टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं, सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप। इट मींस ऑनरशिप के आधार पे जो सेक्टर होते हैं वो मेनली रूप से दो होते हैं, एक पब्लिक होता है, एक प्राइवेट होता है। आपका ऑनरशिप इन द सेंस अधिकार, क्या अधिकार के बेसिस पे जो आपके सेक्टर्स होते हैं वो मेनली रूप से दो होते हैं, एक प्राइवेट होता है, एक पब्लिक होता है, एक प्राइवेट होता है। तो अब दोनों को समझ लेते हैं डिटेल में। पब्लिक सेक्टर क्या है? इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ऑन्स मोस्ट द एसेट एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। मतलब पब्लिक सेक्टर का मतलब जो गवर्नमेंट है वो ही उसको सारी गवर्नमेंट की जो भी एसेट है उसका वो खुद ही मालिक होता है, और तमाम तरह की सर्विसेज गवर्नमेंट खुद अवेलेबल कराती, वो पब्लिक सेक्टर में आती। आप जनरल से अगर सिंपल वे में कहें तो वो सारे सेक्टर जिसके मैक्सिमम शेयर जो होते हैं तो वो गवर्नमेंट के ओनरशिप में हो तो वो गवर्नमेंट सेक्टर है, इट मींस पब्लिक सेक्टर है। ठीक है, और इसके साथ वहां पे जो भी सर्विसेज होती है या उस सेक्टर में जो लोग वर्क कर रहे हैं वो सभी क्या है, गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट वर्कर्स होते हैं या पब्लिक
आप करते हैं, पब्लिक वर्कर है, इट मीन्स पब्लिक सर्विस कर रहे हो। जैसे कि आपका रेलवे है या पोस्ट ऑफिस है, ये सारे क्या है, गवर्नमेंट की यूनिट है, गवर्नमेंट की यूनिट है। और यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है वो गवर्नमेंट खुद करती है। और ये सारे सर्विसेज, रेलवे की सर्विसेज, पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज गवर्नमेंट खुद आप तक प्रोवाइड कराती है। और ये भी कि इसमें जो लोग वर्क करते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाते हैं। तो इस तरह हमने समझा गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहिए या पब्लिक एम्प्लॉय कहिए, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय। तो ये हो गया आपके पब्लिक सेक्टर, हो गया वो सेक्टर वो एसेट्स जिसपे गवर्नमेंट की ऑनरशिप होती है और वहां पे गवर्नमेंट ही सारे सर्विसेज अवेलेबल कराती है, वो पब्लिक सेक्टर हो जाता है। इसमें रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है और भी बहुत सारे सेक्टर, बहुत सारे यूनिट्स आते हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स। एंड नेक्स्ट जो है आपका प्राइवेट सेक्टर। इन द प्राइवेट सेक्टर हम देखेंगे ऑनरशिप जो होती है, ऑनरशिप ऑफ एसेट की जो होती है एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, जो सर्विस की डिलीवरी होती है, द हैंड ऑफ द प्राइवेट इंडस्ट्रीज, प्राइवेट इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल पर्संस की होती है, प्राइवेट इंडिविजुअल पर्संस की या किसी कंपनी की हो सकती है। मतलब यहाँ पे जो ऑनरशिप होती है किसी भी जो एसेट है उसकी ऑनरशिप या डिलीवरी ऑफ द सर्विस जो है वो हैंड ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल, मतलब किसी प्राइवेट पर्संस के हाथ में होगी या किसी कंपनी के हाथ में होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ये टिस्को जिसको आप कहते हैं शॉर्ट में, आप बहुत अच्छे से, इंडिया में बहुत बड़ी कंपनी है टिस्को, या दूसरी बहुत अच्छे से इससे इंट्रोड्यूस है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इट मींस RIL, जिसको शॉर्ट में कहते हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ये इस तरह की ये सारी प्राइवेट ऑनरशिप कंपनीज हैं जो किसी इंडिविजुअल, जो किसी कंपनी के, इसका सारा एसेट कंपनी का होता है और वो खुद ही सारी सर्विसेज अवेलेबल कराती है। इट मींस इसकी ऑनरशिप जो होती है वो पब्लिक प्राइवेट होती है, प्राइवेट ऑनरशिप में होता है, ये वर्क करता है, इसलिए इसे हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। तो इस तरह से आपने समझा पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बहुत इजी वे में, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे जो भी एसेट होगा अगर प्राइवेट के हाथ में है, इंडिविजुअल प्राइवेट पर्सन के हाथ में अगर एसेट का अधिकार और वो ही सर्विस अवेलेबल करा रहा है तो वो प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट के हाथ में एसेट का ऑनरशिप और सर्विस अवेलेबल कराना तो वो गवर्नमेंट सेक्टर, इट मींस पब्लिक सेक्टर हो जाएगा। बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल लॉजिक है आपको। चलिए, इस तरह हमने इस टॉपिक को कवर किया और स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझने की कोशिश की। मुझे नहीं लगता है कि अब इस टॉपिक में कोई और डाउट होगा। इस तरह आपका ये सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट होता है। और अगर अभी भी कोई डाउट है आपको इस टॉपिक में तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछिए, हम आपको हर क्वेश्चन का आंसर अवेलेबल कराएंगे। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप ऑल चैप्टर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे और सभी चैप्टर्स के सभी सब्जेक्ट के आपको ऑल चैप्टर्स स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराए जाएंगे। और बहुत ही इजी वे में यहाँ पे आपको हर चैप्टर्स, हर सिलेबस, आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज सिलेबस मिल जाएंगे। तो इस तरह अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज इसे लाइक भी करें और अपने फ्रेंड तक ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। पूरा वीडियो लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।